और राहुल गांधी ने शेयर किया तो रवीश जो है उस कुत्ते की तरह जिसके नाक पे आपने बिस्किट रख दिया है, वो ऐसे उछाला थराक से मुंह में ले लिया, आपको पता भी नहीं चला कब। और उसके बाद कहता है हाँ 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 मेरे मालिक ने छापा है, मेरे मालिक ने ट्वीट किया, अब मैं इस पर प्रोपेगेंडा करूँगा। वो हैरी पॉटर में नहीं है, उसको नया मोजा दे देता तो आज़ाद हो जाता है, वो जो रहता है एक ऐसे करके वो गायब हो जाता है, उस टाइप का। मेरे मालिक ने मुझे प्रोपेगेंडा दिया है, मैं इस पे आधे घंटे का वीडियो बनाऊंगा। उनका मिडिल नेम प्रोपेगेंडा ही है, मिडिल नेम बाप का होता है, तो मैं तो उनके पिता तक नहीं जाऊंगा, बट वैचारिक मानसपुत्र तो प्रोपेगेंडा के ही, प्रपंच के ही हैं। और अगर इनका डीएनए चेक किया जाए तो ये निकल आएंगे, गोएबल्स से इनका संबंध जो है वो निकल आएगा। पत्रकारिता की परिभाषा जो रवीश अपने व्यवहार के हिसाब से बदलता है, मतलब वो जैसा है वो पत्रकारिता की परिभाषा उसी तरह से वो स्थापित कर देता है कि मैं जो कर रहा हूं ना मैं रवीश कुमार, वही पत्रकारिता है। अडानी से समस्या इन लोगों की ये है कि अडानी इनके तंत्र को पैसा नहीं पहुंचाता, इनके जो संबद्ध एनजीओज हैं उनको ये फंड नहीं करता। अडानी मूलतः इनके पूरे तंत्र से बाहर की विषय वस्तु है और इस कारण से उसका राइज इनको पच नहीं रहा है कि ये डेटा जो है डेफिनेटिव नहीं है, मतलब ये सुनिश्चित किया गया हुआ जांचा हुआ तथ्य नहीं है, इसके आधार पे आप कुछ आकलन नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है कि ये विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, ये डेफिनेटिव डेटा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अडानी ने कुछ तो इस तरह का किया होगा, इसलिए हम ये रिपोर्ट छाप रहे हैं। कोई इसमें लज्जा की बात नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, देयर इज नो शेम इन इट। आप बिहार से हैं, आपकी पूरी पत्रकारिता चिट्ठी छाटते और जीबी रोड की गलियों में घूमते हुए बीती है। पिछले 10 वर्ष में आपने कितना कुछ नहीं सहा है, तानाशाही फलन तो होता है, मानसिक रूप से उसका तो इट टेक्स अ टोल। तो रवीश जी आप वही कीजिए, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश आता है एंड यू कैन मेक यूज ऑफ इट। रवीश एक हिट जॉब वाला पत्रकार है जो सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन या इस तरह की जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उनको एक विशेष प्रकार का जॉब देता है। वो अंग्रेजी का एक शब्द है, जॉब से पहले एक ब अक्षर से एक शब्द जुड़ता है, तो वो बहाव वाला जो है वो चलता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के प्रपंच जो है लगातार रियल टाइम में काटे जा सके। सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। सहयोग करना चाहते हैं हमारा तो इस QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। विदेश में बैठे मित्र जो है वो पेपाल, पेट्रियन के माध्यम से कर सकते हैं। और यदि आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं हमारा, तो वो भी अब ओपन हो चुका है, तो उसके माध्यम से भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। हर महीने हमारा एक निश्चित राशि जो है वो भेज करके आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबने राहुल गांधी का ये वाला ट्वीट देखा होगा। इसमें इन्होंने एक अखबार की कतरन लगा करके और लिखा है कि देखिए अडानी कैसे जो है उसको मोदी सरकार जो है फ़ायदा पहुंचा रही है। और आजकल के समय में लोग जो है बस हेडलाइन ही देखते हैं और राहुल गांधी ने क्या लिखा है, अब मतलब राहुल गांधी के लॉबी के लोग वही देखते हैं। अब ये देख करके रवीश से रहा नहीं गया, और रवीश कुमार ने जो किया है उसको लेकर के वो सबको पता था कि रवीश ऐसा करेगा, क्योंकि अडानी को लेके रवीश कुमार मतलब कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं और बहुत लंबे समय से बेचारे कभी लोटा लेकर के हिंडन नदी के किनारे चले जाते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, और पूरा एकदम थंबनेल की श्रृंखला आप देख लीजिए। यहाँ पे लगातार बेचारा लग रहा है कि हम लोग की तरफ मिथिला में होता है किसी का खेत जोत लेना, उस टाइप से कि अडानी इनका पर्सनल कुछ लेकर के भाग गया है। और अगर पर्सनल नहीं लेकर के भागा है तो फिर ये किसके बिहाफ पे इस तरह के हिट जॉब्स कर रहे हैं। पहले हम रवीश कुमार किस तरह के पत्रकार हैं, फोर्ड फाउंडेशन से उनका क्या लेना देना है, OCCRP क्या है, जॉर्ज सोरोस से क्या इन संस्थाओं का लेना देना है, थोड़ा सा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और फिर रवीश ने जो अपना प्रपंच रचा है, बेसिकली बेचारा तो उनका मिडिल नेम प्रोपेगेंडा ही है, मिडिल नेम बाप का होता है, तो मैं तो उनके पिता तक नहीं जाऊंगा, बट वैचारिक मानसपुत्र तो प्रोपेगेंडा के ही, प्रपंच के ही हैं। और अगर इनका डीएनए चेक किया जाए तो ये निकल आएंगे, गोएबल्स से इनका संबंध जो है वो निकल आएगा, जिस तरह से ये लोग ये काम करते हैं। बेसिक रिसर्च कुछ भी नहीं है इनकी, मतलब होता है ना कि आप पत्रकार हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी अभिलेखागार में जाना पड़ेगा
कि ये फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है और जो है अडानी को ये बनाया गया है, तो कुछ थोड़ा सा मतलब तथ्य तो जान लें कि एक्चुअल में उसमें क्या कहा गया, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। कोई बेसिक रिसर्च नहीं, मन के वहम को ये व्यक्ति जो है तथ्य मान लेता है कि नहीं मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो उस टाइप का इनका है कि नहीं हमको लग रहा था कि यार अडानी ऐसा कर सकता है, तो मैं जो है वो किसी ने छाप दिया है कहीं पे, और छपा हुआ तो आप जानते हैं कि वो अकाट्य तथ्य हो जाता है। और वो जो है रवीश लेकर के बैठ गया और तुरंत जो है आधा घंटा का वीडियो बना करके ले आया कि देखो मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। तो ये कर रहे हैं। पत्रकारिता की परिभाषा जो रवीश अपने व्यवहार के हिसाब से बदलता है, मतलब वो जैसा है वो पत्रकारिता की परिभाषा उसी तरह से वो स्थापित कर देता है कि मैं जो कर रहा हूं ना मैं रवीश कुमार, वही पत्रकारिता है। जो व्यक्ति अपना नाम ठीक से नहीं ले सकता, स्वयं को रवीश कुमार बोलता हो, मतलब कूड़ा, और वास्तव में है ही क्या होता है ना कि आपका नाम अगर इस तरह से रहे और आप अपना नाम जो है उसका उच्चारण ठीक से नहीं करते, तो उसका प्रभाव जो है आपके व्यक्तित्व पे पड़ने लगता है। तो आप देखेंगे कि रवीश कुमार जब से रबिश होने लगे हैं, तब से उनका कार्य भी जो है रबिश जैसा ही होने लगा है। अब हिंडन नदी के किनारे जो विष्ठा करने गए थे लोटा लेकर के, तो खाली उन्होंने किया नहीं, वो लपेट के पॉलीथीन में लेकर के आए हैं। और वो इन्हेलर नहीं होता है, वो विक्स इन्हेलर जो वाइट कलर का रहता है जिसको लोग नाक में, तो मुझे लगता है कि सुखा उखा के उसका पाउडर जो है उसमें डाला हुआ है, और जब इनकी इच्छा होती है वो खींच लेते हैं, एक बार दाहिने से एक बार बाएं से, अनुलोम विलोम इनका चलता रहता है। तो आप कहेंगे अजीत जी नहीं ये कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गया। नहीं, आप इसके थंबनेल्स देखो ना। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं है, कुछ भी नहीं इस पूरे मामले में। रवीश मानने को तैयार नहीं, मैं एक बार सूंघूंगा और फिर बताऊंगा आपको कि अडानी ने कोयले में क्या हेर फेर जो है वो किया है। तो ये लगातार उसी तरह से लगा हुआ है। अब ये जो है अभी जो आर्टिकल एक आया फाइनेंशियल टाइम्स का, वो वस्तुतः फोर्ड फाउंडेशन का हिट जॉब है अडानी को लेकर के। और फोर्ड फाउंडेशन इसमें है और जॉर्ज सोरोस है, जो कि नरेंद्र मोदी का स्वर्ण एनिमी है। और नरेंद्र मोदी का मतलब है उभरते हुए भारत का एक ऐसा नेता जो भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। और भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करना हो तो आपको भारत के जो बिजनेसमैन हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको आपको लेकर के आगे बढ़ना ही होगा। तो नरेंद्र मोदी जो है लगातार उसमें लगे हुए हैं। और इस कारण से भारत आप देखिए कहीं ऑस्ट्रेलिया में कुछ करार कर रहा है, कहीं कोई पोर्ट बनवा रहा है, कहीं दूसरे जगह पर जाकर के आप अफ्रीका के कई राष्ट्रों के साथ जो इनके संबंध सुधरे हैं, जिसको पूरा इग्नोर करके चाइना अपना इन्फ्लुएंस में ले रहा था। उसके बाद चाहे यूके हो, यूएसए हो, यूक्रेन रशिया का विवाद हो, हर जगह पे भारत ने और मूलतः प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीतियों के कारण जो है एक जगह बनाई है भारत के लिए उस वैश्विक मेज पर, जिस पर भारत को पहले बैठना तो दूर, उसकी कुर्सी को छूने तक नहीं दिया जाता था। वैसे जगह पे अब इस तरह का उभरता हुआ भारत जो है जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के लिए जो है एक समस्या है। तो जॉर्ज सोरोस फंडेड जो OCCRP है, उसने एक आर्टिकल छपवाया। मुझे लगता है कि भारतीय समयानुसार वो भोर के 4-5 बजे के लगभग में वो छपा के, हाँ भाई ऐसा कि नए एविडेंसेज आए, नए साक्ष्य के अनुसार अडानी ने जो है कोयला लिया खराब गुणवत्ता का, और वो जो है घुमा करके वो पहले फलाने जगह ले गया, फिर डिमका जगह, और इतना घुमा करके लाया और तमिलनाडु की एक कंपनी को देखिए जो ऊंचे दाम पे बेच दिया कि नहीं ये बढ़िया वाला कोयला है, ऐसे करके। अब OCCRP ने लिखा तो उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने लिख दिया। और फाइनेंशियल टाइम्स का जो एडिटर है वो फोर्ड फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर है, और सोरोस का भी जो है उसका भी बोर्ड मेंबर है। सोरोस का भी जो संस्थाएं हैं कुछ उनका भी बोर्ड मेंबर है। और OCCRP का जिसने ये आर्टिकल लिखा है वो एक एक्टिव मार्क्सिस्ट है, जिसके आधार पे फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है। फाइनेंशियल टाइम्स भी रवि स्वयं बताते हैं कि 25 से अधिक आर्टिकल जो है छाप चुका है अडानी को लेकर के, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसको आधार बना के फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा है। और
OCCRP वाला जो व्यक्ति जिसने लिखा है वो बेचारा है, वो औपनिवेशिक दासत्व से जूझता हुआ व्यक्ति है। उसको लगता है कि इस तरह के हिट जॉब जो है भारत के ऊपर करके वो ये ब्राउन सिपाही जो है वो बनेगा बेचारा, अंग्रेज़ों का, गोरी चमड़ी वालों का। और उसी श्रृंखला में ये तो बड़े बड़े नाम हैं। रवीश जो है लंबे समय से आप देखेंगे कि यही सब काम कर रहा है, किसको कोई पूछे ना पूछे, नहीं नहीं मालिक हम मैं करेगा मालिक, तो वो जो है तुरंत से इसको उठा करके एक हिट जॉब जो है, अडानी नाम सुनते ही वो जो है अपना इनहेलर निकालता है और 2 बार सूंघता है, हाँ अब मैं वीडियो जो है बनाऊंगा, हरा पर्दा लगाओ और पूरा मेरे बाल हरे कर दो और पूरा मैं आई एम रेडी। तो यही जो है ये हो रहा है। FT का एडिटर जो है वो सोरोस और फोर्ड के बोर्ड का सदस्य, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो हिट जॉब हो रहा है, बोल रहेगा जी नहीं है, बोर्ड का सदस्य तो बहुत लोग होते हैं, तो फिर इसमें अडानी क्या। अडानी से समस्या इन लोगों की ये है कि अडानी इनके तंत्र को पैसा नहीं पहुंचाता। इनके जो संबद्ध NGOs हैं उनको ये फंड नहीं करता। अडानी मूलतः इनके पूरे तंत्र से बाहर की विषय वस्तु है और इस कारण से उसका राइज इनको पच नहीं रहा है। तो ये लगातार हिट जॉब जो है करते हैं, करवाते हैं और उसी में जो है रवीश कुमार भी आते हैं। अब रवीश कुमार के आरोप जो इस वीडियो में इसने लगाया उसका फैक्ट चेक हम करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रवीश को अंग्रेजी नहीं आती, वो दिखता है। मतलब अंग्रेजी नहीं आना मुझे नहीं लगता है कि कोई क्या कहते हैं कि हैंडीकैप हो सकता है या हम उसको पत्रकार नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु यदि आप अंग्रेजी के अखबार के ऊपर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक्स तो मतलब पढ़ाते हैं बचपन में भी। बिहार से रवीश है, हम भी वहीं से हैं, तो हमें तो पता है कि कन्वर्सेशन का एक वो आता है, चैप्टर आता था, माय नेम इज रवीश कुमार, माय फादर्स नेम इज रवीश प्रोपोगंडा कुमार, नो सॉरी माय फादर्स नेम इज प्रोपोगंडा कुमार, माय ब्रदर इज ए सेक्स रैकेट रनिंग एक्यूज्ड, ऐसे करके मतलब जोड़ तोड़ करके बेचारा कुछ तो पढ़ा होगा बचपन में। और थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो पढ़ता है तो हमें लगता है कि आता होगा, लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने में रवीश कुमार से थोड़ी भूल हो गई, उनको अंग्रेजी नहीं आते, ये दिखता है। पूरी रिपोर्ट में, पूरा रिपोर्ट आप लिख लेंगे, लास्ट पैराग्राफ जो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि ये डेटा जो है डेफिनेटिव नहीं है, मतलब ये सुनिश्चित किया गया हुआ जांचा हुआ तथ्य नहीं है, इसके आधार पर आप कुछ आकलन नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है कि ये विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, ये डेफिनेटिव डेटा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अडानी ने कुछ तो इस तरह का किया होगा, इसलिए हम ये रिपोर्ट छाप रहे हैं। आप सोचिए, उन्होंने ये बात केवल इसलिए लिखी है ताकि उनको लीगली जो है फंसना ना पड़े, क्योंकि उनको भी पता है कि ये डेटा जो है डेफिनेटिव नहीं है और इसके आधार पे आप कुछ कर नहीं सकते। तो रवीश से संभवतः डेफिनेटिव डेटा का नहीं होगा, उनको डेफिनेट इंडेफिनेट ये सब शब्द आते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं तो वो ग्रामर वाला समझ लिए होंगे, और एक्चुअल में शब्दों के अलग अलग जो है वो संदर्भ में भी अर्थ होते हैं, तो रवीश को संभवतः वो समझ में। तो रवीश जी आती है अंग्रेजी, कई किताबें हैं वो पढ़िए, नहीं तो अब तो आप फ़ोन ऑन रखते हैं ना, फ़ोन पे टैप करके होल्ड कीजिएगा तो वो शब्द जो है सेलेक्ट हो जाता है रवीश जी, और फिर उसी में आ जाएगा लुक अप। ये आईफोन की बात करता हूँ, मैं जानता हूँ आप आईफोन यूज करते हैं, लुकअप कीजिएगा तो बता देगा, थेज़रस भी खुल जाता है, शब्दकोश भी, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी खुलता है, तो उसका प्रयोग कीजिए। और कोई इसमें लज्जा की बात नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, देयर इज नो शेम इन इट। आप बिहार से हैं, आपकी पूरी पत्रकारिता चिट्ठी छांटते और जीबी रोड की गलियों में घूमते हुए बीती है। पिछले 10 वर्ष में आपने कितना कुछ नहीं सहा है, तानाशाही फलन तो होता है मानसिक रूप से, उसका तो इट टेक्स अ टोल। तो रवीश जी आप वही कीजिए, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश आता है एंड यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। और कौन देख रहा है कि रवीश जी आपने जो है ये शब्दकोश देखने के बाद जो है ये, नोबडी इज वाचिंग, तो वो कर लीजिए, कम से कम रिपोर्टिंग तो सही से कर पाएंगे। विश्लेषण में मतलब इस तरह से कोई अटैक नहीं करेगा, इस चिरकुट को देखो अंग्रेजी भी नहीं आती, कुछ भी वो लिखा हुआ है नीचे में कि ये डेफिनेटिव डेटा नहीं है, फिर भी वो आधा घंटा जो बिना काम का झरझरा के चला गया। तो
पढ़िए, और एंड्रॉयड पे भी होता है, और नहीं तो गूगल में डाल दीजिए, सबसे पहला सर्च में वही आएगा कि इसका अर्थ क्या है इस शब्द का। तो उससे मुझे लगता है, और बीइंग अ फेलो बिहारी, आई वांट टू हेल्प यू आउट। मैं आपको, ठीक है आपकी दुर्गति हो चुकी है, बहुत सारी समस्याएं आपको है, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार ये ठीक ठाक एक समय में काम करता था, और अभी जो है ठीक है भाषा की समझ नहीं है तो क्या हम मॉक और अटैक थोड़े करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। अब क्या हुआ कि राहुल गांधी ने ये जो रिपोर्ट जो है वो शेयर कर दिया, और राहुल गांधी ने शेयर किया तो रवीश जो है उस कुत्ते की तरह जिसके नाक पे आपने बिस्किट रख दिया है, वो ऐसे उछाला, तराक से मुंह में ले लिया, आपको पता भी नहीं चला कब। और उसके बाद कहता है हाँ, मेरे मालिक ने छापा है, मेरे मालिक ने ट्वीट किया, अब मैं इस पर प्रोपेगेंडा करूँगा। वो हैरी पॉटर में नहीं है, उसको नया मोजा दे देता तो आज़ाद हो जाता है, वो जो रहता है एक ऐसे करके वो गायब हो जाता है, उस टाइप का। मेरे मालिक ने मुझे प्रोपेगेंडा दिया है, मैं इस पर आधे घंटे का वीडियो बनाऊँगा। तो रवीश जो है उसमें लग गया, और पूरा एकदम अपने रिपोर्ट में बता रहा है कि कांग्रेस ने इस पर पोस्टर छाप दिया। बताइए, कांग्रेस ने पोस्टर छाप दिया और कांग्रेस ने हमला कर दिया इस पर। बात यह है कि कांग्रेस हमला करते वक्त ये भूल गई कि ये पूरा का पूरा, यदि इसको अपराध माना जाए, यदि इसको इर्रेगुलरिटी के संदर्भ में देखा जाए, वो माना जाए, तो यार दिसंबर 2013 में ये चालू हुआ था, वही फाइनेंशियल टाइम्स के अखबार में लिखा हुआ है, और जनवरी 2014 में उड़ीसी वो जिस शिपमेंट की बात कर रहे हैं वो चला है। तो इसमें मोदी और अडानी और कांग्रेस का हमला बोल रही है भाई, और कांग्रेस हमला बोल भी रही, तो आपको तो थोड़ा सा तो यार फैक्ट चेक करना चाहिए कि कांग्रेस को तो कम से कम हमला नहीं बोलना चाहिए। और राहुल गांधी तो बेचारे मूर्ख हैं, उसने जो शेयर किया है उसी के दूसरे कॉलम के पहले 4 लाइन में लिखा हुआ है कि यह दिसंबर 2013 और जनवरी 2014 की घटना है। तो उस वक्त तो मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रभाव था नरेंद्र मोदी का केंद्र सरकार पे, तो मनमोहन सिंह पे तो आप कुछ बोले नहीं। अब इसमें क्या किया कि निम्न गुणवत्ता का कोयला आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से किसी ने बोरा में कोयला भर दिया और वहाँ जांच लिया, और जहाँ पे जो डिलीवर हुआ वहाँ पे किसी ने निकाल लिया और बीच में कोई चेकिंग नहीं हुई। एक जगह इसने लिख दिया कि नहीं ये बहुत बढ़िया कोयला है। तो रवीश जी ऐसे नहीं हो, किसको मूर्ख बना रहे हो भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब वहाँ से खरीदा और वहाँ पे दे दिया, नहीं, कोयला जहाँ से लिया गया वहाँ से हो गया वर्जिन आइलैंड, वहाँ से फिर गया सिंगापुर से आया फिर आपको घूम करके तमिलनाडु, और तमिलनाडु की एक सरकारी कंपनी ने उसको खरीदा है, और उसमें आपका रेक नहीं $28 जो उसका दाम था, अडानी ने खरीदा, उसको बचाए $92 में बेचा। तो भाई ऐसे ही बिजनेस चलता है। एक जगह ऐसा नहीं है कि वहाँ से खरीदा और फिर तेल का खर्चा रवीश के बाबूजी देंगे। वो शिपमेंट गया, वर्जिन आइलैंड गया, सिंगापुर गया, कहीं कहीं गया, उसके बाद वो घूम फिर के आए तो उसका कॉस्ट कौन देखेगा। मतलब $28 में खरीदा और रवीश के हिसाब से 30 में बेच लो, और बेच खरीद छोड़ो, तमिलनाडु में किसकी सरकार थी, उसने क्यों खरीदा इतने रुपये में। बिजनेसमैन का तो काम है वो प्रॉफिट जो अपना मैक्सिमाइज करने की सोचेगा, तो किसने खरीदा। ये जो टेंजेटको कंपनी है वो तमिलनाडु सरकार की बिजली कंपनी है। तो अब रवीश जी ये बताएं कि यार मतलब जहाँ तक मेरी स्मृति जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि तमिलनाडु में भाजपा की सरकार कभी बनी है। अब जो है आने वाले समय में 5 वर्ष में 10 वर्ष में बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 2014 में तो मैं डेफिनेटिवली कह सकता हूँ कि नहीं है, और केंद्र में भी भाजपा नहीं थी। तो मोदी अडानी का करीबी है, ये सब जो कह के कर रहे हो, तो क्या गुजरात में बैठा आदमी वो तमिलनाडु की भी सरकार को कर रहा था, और फिर जो है मनमोहन सिंह जी भी ये सब मतलब अपने सामने होता हुआ देख रहे थे। ये थोड़ा मतलब ये जमता नहीं है रवीश, मतलब ऐसे कैसे होता है। और इन लोगों ने गुणवत्ता चेक नहीं की, तो ये सब तो आपके ऊपर है। उसके बाद आप जो है बोलते हैं कि पर्यावरण और साफ हवा का अधिकार होना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, साफ हवा का अधिकार तो सबको है, लेकिन तुम तो रोज़ आकर के YouTube से जो
विष्ठा करते हो, उसकी गंध जो महकती है उसका क्या, इस प्रदूषण का क्या रविश। तो थोड़ा सा देखो, अपने ऊपर भी लो। और अडानी ने केवल 2% कोयला, 2% कोयला बेचा है टेंजेटको को। तो यार सारा भार मतलब दुनिया को बचाने का अडानी के ही ऊपर आ जाएगा क्या। उससे अधिक तो तुम जिस कार में बैठते हो, मुझे लगता है आते जाते उतना तुमने उत्सर्जन कर दिया होगा, तो उसको भी काउंट करो। हाँ, अगर तुम कुटिया में रहते हो, मिट्टी का बना हुआ है और तालाब से पानी लेके, वही हिंडन नदी से पानी ला करके घर का तुम्हारा काम चलता है, तुम्हारे घर में एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कार का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, तब तुम ज्ञान दे सकते हो पर्यावरण पे। अगर ऐसा नहीं है तो मत दो ज्ञान, वो मतलब सही नहीं लगता। अब फिर जो है चौथा इनका था वो है कि पहले भी इस पे आरोप लगे हैं और DRI जो है इसको जांच कर रही थी, और DRI 2016 में जांच कर रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस केस को रोक दिया। रवीश यहाँ पे चुपके से ये बात छुपा गया कि 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने के माध्यम से DRI ने केवल अडानी पे नहीं 40 और कंपनियों पे जांच बिठाई थी। तो वो भी बताओ ना, ऐसा नहीं था कि अडानी ने कुछ किया और उसमें कुछ मिला नहीं उनको। तो फिर जो है ये कुछ लोग जो है NGO का फंड और फलाना का लेकर के अब चले जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में है। और आपको लग रहा है कि नहीं यार सुप्रीम कोर्ट बताइए, मतलब 4 साल में केवल 4 सुनवाई हुई है, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हाँ, तो ये सच्चाई है इस सुप्रीम कोर्ट की। और आप तो उतनी मुखरता से कभी मुझे नहीं लगता कि विरोध करते हुए दिखे हैं। जब आपके मतलब का रहता है तभी जो है आपकी नहीं, हाँ एक संस्था है जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे दे दिया है और वो संस्था बहुत अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज रख ली। तो लाज रख ली सुप्रीम कोर्ट ने, तो वही जस्टिस चंद्रचूड़ की और 35 लोग जो हैं उसमें, वही लोग तो यार इनको क्लीन चिट भी दे रहे हैं। जनवरी 2024 में दिया है, अंग्रेजी अखबार में छप गया होगा रवीश, तो शायद आपको आती नहीं है तो संभवतः, तो मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ कि 2024 की जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि OCCRP और हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, इन्होंने जो भी छापा है वो बिल्कुल निराधार है, उसमें कोई तथ्य नहीं, उनके मन की बातें हैं, तो उनको तो वी कैन नॉट टेक देम सीरियसली। तो रवीश ये भी जो तुम कह रहे हो वो भी मुझे लगता है कि वो गलत है। तो जितने तुमने बिंदु उठाए हैं सब के सब फर्जी हैं या फिर मोटिवेटेड है, उसको जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति जो है उसे गंभीरता से लेगा। और यही कारण है कि आपने हिट जॉब किया था, लगे रहे जनवरी 2023 से, लेकिन अडानी अभी भी सरवाइव कर रहा है। और तुम्हारे जैसे लोगों के भौंकते रहने के बाद भी वो भारत की प्रगति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। और ऐसे अडानी हो, अंबानी हो, जो भी लोग हैं, ऐसे बिजनेसेस जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं और वो थ्राइव कर रहे हैं। तुम लगे रहो, तुम फाइज़र की वैक्सीन लाने में लगे रहो, जिसके कारण हज़ारों लोग जो है US में मर रहे थे। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि आपका मोटिवेशन कहाँ से है, फूड फाउंडेशन से, सोरोस वाले से, ये सब आपके संबंध सबको पता है। आपको मैग्सेसे कैसे मिल जाता है और किस तरह से ये सारी चीज़ें प्रायोजित करवाई जाती है। इट इज़ नॉट दैट कि नोबडी नोज़ अबाउट, सबको पता है, तो आप ज्ञान जो है थोड़ा कम देंगे। अब तीसरा मुख्य बिंदु जो इस वीडियो का है वो ये है कि रवीश ने क्या क्या नहीं किया। पहला है कि यार तुमने मनमोहन सरकार की नीतियों पे एक भी बार चर्चा नहीं की, कि मनमोहन सरकार की नीति रही होगी ना जब ये सारा कुछ हो रहा था। चलो उस वक्त तुम्हें पता नहीं चला, अभी आत्मा तुमने जो है गिरवी उर्वी रख दी है सोरोस के प्लेट में, ठीक है, फिर भी मतलब क्योंकि लोग यार, ये तो सिंपल सी बात है कि 2013-14 में नरेंद्र मोदी ने था तो कुछ तो पूछेंगे ही ना। तो एक लाइन ही बोल देते कि हालांकि ये कार्य तो मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ है। तो बताओ, राहुल गांधी पे एक भी बार तुमने निशाना नहीं साधा कि राहुल गांधी आप जो ये शेयर कर रहे हो तो ठीक है, उसमें अंग्रेजी में लिखा हो 2013-14,
तो ये तो आप ही की सरकार थी, आप उस सरकार का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं और स्वयं शेयर कर रहे हैं, तो आपका तो इसमें बनता नहीं है। तो रवीश ने जो है राहुल गांधी पे भी एक भी बार निशाना जो है वो साधा नहीं। और ऐसा नहीं है कि यूपीए के टाइम में अडानी का व्यापार प्रतिबंधित था, कई करार हुए हैं, हजारों करोड़ों की कंपनियां खड़ी हुई हैं उनके समय में, और लगातार अखबार में छपते रहे हैं कि अडानी ने ये खरीदा, अडानी ने वो एक्वायर किया, अडानी ये बनाने जा रहा है, अडानी वो करने जा रहा है। तो फिर अभी अचानक से कैसे हो जा रहा है कि आपने अपने वीडियो में दिखाया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप इधर बटन दबाते और उधर पैसा अडानी के जेब में जाता है। तो उस वक्त क्या हो रहा था? और ठीक है, आपने ये चला भी दिया, तो आपने वो रेवंत रेड्डी का नाम सुना होगा, वो अभी हाल ही में जीता है, तो क्या अडानी के पास में खड़े होकर उसके जेब से पैसा निकाल रहा है क्या गरीबों का? 60,000 करोड़ का करार जो राजस्थान की सरकार के अशोक गहलोत के समय में हो, तो वो क्या उसके जेब से निकालने के लिए हुआ था? उस पर तो आप कुछ नहीं करते हो। ये वाड्रा के साथ कभी बैठा हुआ मिल जाता है अडानी, तो देख लो यार, तुम्हारे ही मालिकों के साथ बैठता है रवीश, तो इतने भी क्या, मतलब सब फोटो है यार, एआई जनरेटेड नहीं है, तो थोड़ा सा तो मतलब ठीक है, निर्लज्ज आदमी हो, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, पत्रकारिता के नाम पे प्रपंची कर रहे हो, फिर भी 1-8% कहीं तो यार थोड़ी तो लाज रख लो यार। बिहार से बहुत बड़े बड़े लोग जो है पत्रकार हुए हैं, लेकिन तुम अजीत अंजुम ये सब तो यार काहे नाम खराब कर रहे हो हम लोगों का। उसके बाद जो है रवीश कहता है कि 3rd क्लास अखबार जो है फेंक दीजिए, हिंदी अखबार, और फाइनेंशियल टाइम्स के ये 25 आर्टिकल पढ़ लीजिए। हिंदी अखबार 3rd क्लास है, हिंदी पत्रकारिता 3rd क्लास है। तुम भी तो उसी के मानस पुत्र हो, तुम्हारा भी तो पूरा जीवन वही अखबार पढ़ के उसी को कोट करने, उसी को चलाने में बीता है। तो आज हिंदी अखबार 3rd क्लास होगा, उसको फेंक देना चाहिए। तो फेंक तो तुम्हें भी लोग चुके हैं, तुम भी तो अब आ गए हो ना, वो तो आ गए हो अब यूट्यूब पे और वही प्रपंच कर रहे हो रोज। मतलब तेजस्वी यादव तुम्हारे लिए सुपर हीरो बन जाता है, निर्लज्ज की तरह तुम हर इंडी गठबंधन के नेता का प्रोफाइलिंग कर रहे हो। हमें नहीं पता कि ये प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, कहाँ से क्या फंड आता है, एफटी का आर्टिकल कौन लिख रहा है, वो किसके बोर्ड पे है। तो ये ताना बाना बुनने में मतलब समय नहीं लगता लोगों को। ऐसा नहीं है कि अडानी का आटा तुम लेते हो और वो जो उसमें कंकड़ निकल गया या कुछ और निकल गया इसलिए तुम अडानी के पीछे पड़े हो। सबको पता है तुम काहे पीछे पड़े हुए हो। और जो ही एफटी का आर्टिकल आता है, राहुल गांधी कोट करते हो, तुम भी जो वीडियो बनाने लगते हो बिना तथ्य देखे हुए। तो तुम्हारा भी मोटिवेशन जो हमें पता चलता है कि कहाँ से आता है। फिर लास्ट में एक जगह भी इसने सोचा कि यार मेडिकल जर्नल लैंसेट का नाम ले लेता हूँ, लोगों को क्या पता है अंग्रेजी नाम है, तो लोगों को लगेगा अरे बहुत पढ़ लिख के रवीश आया है। बढ़िया है लैंसेट वांसेट, और चीन जो है नंबर 1 पे, भारत में एयर पॉल्यूशन नंबर 2 पे। तो उसका कारण है रवीश, उसका कारण ये नहीं है कि अडानी कोयला बेच रहा है और थर्मल पावर स्टेशन से वो कोयले का धुआं जा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हर उस अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा या एयर पॉल्यूशन बढ़ता है जो प्रगति के पथ पे होते हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट जो है एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर जगह पे हाईवेज बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब प्रयास हो रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हवा में डस्ट जाएगी। कॉलोनीज बन रही है। गांव में आप देखिए, गांव में, ये तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे अभी अपना अपना घर है, उसमें रिनोवेशन करवाना, एक जगह वॉल खड़ी करनी है और वो दीवार जोड़ने के लिए मुझे मिल नहीं रहे। गांव में बहुत सारे मिस्त्री हैं, नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर कोई कहीं ना कहीं गांव में काम कर रहा है। 20 मिस्त्री से मेरे पिताजी गए मिलने के लिए और एक के भी पास समय नहीं। एक ने बोला कि शाम में मेरे पास आएगा तो मैं शाम में जो है आपका काम कर दूंगा। ये स्थिति है। तो देखो, जॉब भी रवीश क्रिएट हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क बन रहा है, मतलब किसी के पास पैसा आ रहा है, इस कारण जो है वो घर बनवा रहा है अपना। जॉब क्रिएट हो रही है, घर बन रहा है, लाइफस्टाइल जो है ऊंची जा रही है और इस कारण पॉल्यूशन तो होगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में
प्रदूषण का स्तर ऊपर जाता है। तुम लांसेट पढ़ो या उसको मोड़ करके कहीं रख लो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये प्रोपेगेंडा चलाओगे तो मुझे लगता है कि उसकी फैक्ट चेकिंग जो है अत्यावश्यक हो जाती है। रवीश जो है मूलतः एक पत्रकार तो है, पत्रकार है, लेकिन पत्रकार से पहले एक विशेषण लगेगा। रवीश एक हिट जॉब वाला पत्रकार है, जो सोरोस, फूड फाउंडेशन या इस तरह की जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उनको एक विशेष प्रकार का जॉब देता है। वो अंग्रेजी का एक शब्द है, जॉब से पहले एक ब अक्षर से एक शब्द जुड़ता है, तो वो बहाव वाला जो है वो चलता है, और उसी से उसके पत्रकारिता का करियर जो है अभी जो है वो थोड़ा सा सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज इस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में तो पत्रकारिता के नाम पे कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसको याद किया जा सके। इस व्यक्ति के पत्रकारिता का पूरा सार तत्व यही होगा कि इस व्यक्ति की पत्रकारिता जो है अडानी के जिस कोयले की ये बात कर रहा है उससे भी काली रही है इसकी पत्रकारिता। नेगेटिविटी, भारत को जो है डिमीन करना, भारत के उद्योगपतियों को के ऊपर सेलेक्टिव हिट जॉब्स करना, सब पे नहीं करता, केवल उस पे करता है जो सोरोस के और फूड फाउंडेशन इनसे संबद्ध एनजीओ को जो है पैसे वैसे नहीं देते हैं। तो पता चलता है कि आपकी आस्था कहाँ है रवीश जी। सुधरने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बुढ़ापे के आप अपने जीवन के वही वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, सुधरिए मत, यही काम करते रहिए, और हम लोग भी आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप कितने गिरे हुए और कितने नीच और किस तरह के पत्रकार हैं जिसको बेसिक रिसर्च नहीं आती, साधारण अंग्रेज़ी नहीं आती, वो गूगल ट्रांसलेट का भी प्रयोग नहीं कर पाता, फिर भी वो क्लेम करता है कि वो दुनिया हिला देगा। तो आप दुनिया हिलाते रहिए या जॉर्ज सोरोस का पकड़ के जो है हिलाते रहिए, और विशेष तरह के जॉब्स जो है इन लोगों को देते रहिए। पीपल हैव सीन थ्रू यू एंड दे विल नेवर बिलीव इन यू। और यही कारण है कि आप लगातार स्टूडियो से बैठ करके, अपने घर से बैठ करके चुनाव के समय में इस तरह की रैलियां जो संबोधित कर रहे हैं, और 10-50 लाख लोग जो है आपको देखते भी हैं, तो ठीक है, वो दिखाइए, उसका कोई प्रभाव जो है पड़ता हुआ नहीं दिखता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मेंबरशिप के माध्यम से, तो मेंबरशिप अब ओपन है, ज्वाइन का बटन जो है नीचे है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके। और यदि आप हमारा सहयोग कर सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से, इन नंबरों के माध्यम से, और विदेश में यदि आप हैं तो पेपाल, पेट्रियन के माध्यम से हमारा सहयोग कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।